वेलकम स्टूडेंट्स, साइंस एकेडमी सिवान ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इनफैक्ट आज लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है कुछ टेक्निकल एरर के कारण, तो मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को आज डाल रहा हूँ ग्रुप में। पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, कल ही डिस्कस हुआ था कि दो टॉपिक पहले के बचे रह गए जिसका नोट्स आप लोगों को मिल गया था, वो था लिपिड और एंजाइम। आज हम लोग इन्हीं दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लिपिड और एंजाइम। तो लिपिड क्या है? इनफैक्ट स्टूडेंट्स, हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड पढ़ चुके हैं और इसी सिलसिले का नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में फैट या वसा कहते हैं। पर लिपिड क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मुख्य रूप से बनी है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तीन कंपोनेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन कंपोनेंट्स हैं और ये एक हेट्रोजीनस कंपाउंड है। हेट्रोजीनस का मतलब हो गया कि जिसमें एक निश्चित अनुपात नहीं हो। जैसे हम लोग अगर याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां एक निश्चित अनुपात था। याद होगा, कार्बोहाइड्रेट में था CnH2nOn, एक फिक्स फॉर्मूला था, है ना। एक निश्चित अनुपात था कि कार्बन कितना होगा, उसके कंपेयर में हाइड्रोजन कितना होगा, उसके कंपेयर में ऑक्सीजन कितना होगा, एक निश्चित अनुपात था। लेकिन यहां कोई निश्चित अनुपात नहीं है। लिपिड के केस में अगर हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा हमेशा कार्बन से अधिक होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा सदैव कार्बन से कम होती है। कितना कम या कितना अधिक यह निश्चित नहीं है। तो ध्यान रखना है कि लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। यह एक हेट्रोजीनस कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सदैव कार्बन से अधिक होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन से कम होती है। ठीक है, तो तीन मेजर चीज है। और ध्यान रखना है कि मैक्सिमम प्लांट या एनिमल अपने फूड को या तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं या फिर लिपिड के फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को लिपिड में बदलना आसान है, क्योंकि दोनों का जो बेसिक कंपोनेंट है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे बॉडी में भी रिजर्व फूड फैट के रूप में, वसा के रूप में जमा होता है। पौधे भी, कई पौधे तेल के रूप में, वसा के रूप में फूड को स्टोर करते हैं और ये कन्वर्ट करना आसान होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों का बेसिक कंपोनेंट सेम है। अब यहां पर बात करें तो लिपिड जो है, लिपिड ये इसका यूनिट जो होता है वो है फैटी एसिड। यूनिट ऑफ लिपिड इज फैटी एसिड। ध्यान रखना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का यूनिट था सैकराइड, प्रोटीन का यूनिट था अमाइनो एसिड, वैसे ही लिपिड का यूनिट होता है फैटी एसिड। ठीक है, और जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, अमाइनो एसिड के जुड़ने, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, उसी तरह से लिपिड में ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। लिपिड में ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना कंपाउंड। ठीक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ईस्टराइजेशन से बना होता है उसे हम लिपिड कहते हैं। और लिपिड का यूनिट है फैटी एसिड और लिपिड का विवरण देने वाले साइंटिस्ट हैं ब्लोर। ध्यान रखिएगा, ब्लोर ने सबसे पहले लिपिड के बारे में बताया था। अब लिपिड क्या है ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है? तो रिजर्व फूड मटेरियल है, स्टोरेज फूड मटेरियल है ना। भोजन को हम जमा करते हैं, संचित भोजन के रूप में पाई जाती है, प्लांट्स में भी, एनिमल में भी। और अगर कार्बोहाइड्रेट ना हो तो हमारे शरीर में सबसे पहले लिपिड को ही कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, जिससे ऊर्जा बनती है। और 1 ग्राम लिपिड से 6 से लेकर 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लिपिड हमारे शरीर में टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद करता है। आपने देखा होगा, वैसे सभी जीव जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठंडे पानी में पाए जाते हैं, उनमें चर्बी की मोटी परत होती है जो उन्हें इस कोल्ड टेम्परेचर से, ठंडे तापमान से सुरक्षा देती है। तो ये थर्मो रेगुलेटर का भी काम करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के निर्माण का यह महत्वपूर्ण घटक है।
है ना। इसके साथ साथ हार्मोन के निर्माण के लिए भी लिपिड की जरूरत होती है। शरीर की सामान्य क्रियाओं के लिए भी, चाहे वो कोशिका के निर्माण हो या शरीर को चलाने की प्रक्रिया हो, उसके लिए भी लिपिड आवश्यक है। हमारे शरीर में लगभग पूरे बॉडी वेट का 10% के आसपास लिपिड पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लिपिड की। तो ग्राफ आप बोर्ड पर देख रहे होंगे और ऑलरेडी आप सबके कॉपी पे ये बना हुआ है, क्योंकि ये मैंने नोट्स आप लोग को पहले से भेजा हुआ है। तो लिपिड को 3 भागों में बांटा गया है। सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड सिंपल सरल लिपिड, कंजुगेटेड युग्मित लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड व्युत्पन्न लिपिड्स। बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। तो सिंपल लिपिड किसे कहते हैं समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, यूनिट तो अभी मैंने बता दिया, फैटी एसिड। तो वैसा लिपिड जो बना हो किससे, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से, 2 चीजों से, फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलके स्टेराइजेशन से, फैटी एसिड और अल्कोहल के स्टेराइजेशन से, ईस्टर बॉन्ड से मिलने से जो कंपाउंड बनता है वो है सिंपल लिपिड। कह सकते हैं वह लिपिड जो किससे बना है, फैटी एसिड और अल्कोहल से, उसे कहा जाता है सिंपल लिपिड। ठीक है। और सिंपल लिपिड भी 2 तरह के होते हैं, पहला फैट और ऑयल और दूसरा वैक्स। वैक्स को हम लोग मोम कहते हैं, है ना, मोम के नाम से जानते हैं। तो फैट और ऑयल किसे कहेंगे, तो ऐसा सिंपल लिपिड जो बना है 2 चीजों से। ठीक है। इसमें क्या है, फैटी एसिड है, क्योंकि फैटी एसिड तो होना ही है क्योंकि ये यूनिट है, प्लस ग्लिसरॉल। अल्कोहल के रूप में क्या पाया जाएगा, ग्लिसरॉल से मिलकर बने, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने सिंपल लिपिड को हम फैट या ऑयल कहते हैं। जबकि फैटी एसिड और अन्य अल्कोहल, ग्लिसरॉल को छोड़कर अन्य अल्कोहल से मिलकर बने लिपिड को वैक्स कहते हैं। वैक्स यानी मोम, जो हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। नेचर में मोम के यही 2 प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, मधुमक्खियां से प्राप्त मोम और दूसरा पेट्रोलियम से प्राप्त मोम, जिसका इस्तेमाल हम बड़े पैमाने पर करते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग कई कार्यों में वैक्स का उपयोग करते हैं पर पता नहीं हम वैक्स का यूज कर रहे हैं। जैसे सर्दियों में आप जो बॉडी पर क्रीम लगा रहे हैं, जेली लगा रहे हैं, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन टाइप की चीजें, वो सब वैक्स है। ठीक है। जितने भी पॉलिश का निर्माण होता है, चाहे वो शू पॉलिश हो या किसी भी तरह के पॉलिश हो, सब में वैक्स का उपयोग किया जाता है। वाटर प्रूफिंग के लिए जो पेंट या जो पॉलिश बनाई जाती है, उसमें भी वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। वाटर प्रूफिंग, किसी भी चीज के ऊपर पानी का प्रभाव उस वैक्स के परत के कारण नहीं होता है, पॉलिशिंग के लिए उपयोग किया जाता है। गर्ल्स जो लिपस्टिक यूज करती हैं, उसका बेस भी वैक्स मोम से ही बना होता है। तो वैक्स बड़े पैमाने पर उपयोग में लाई जाती है। मेडिसिन बनाने में भी वैक्स की परत का उपयोग किया जाता है। तो वैक्स हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचुरल वैक्स यानी बी वैक्स, जिसे मधुमक्खियों से प्राप्त मोम कहते हैं, वो काफ़ी महंगा होता है और हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे। तो अब सिंपल लिपिड में ध्यान रखना है कि जो सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना है वो कहलाएगा फैट या ऑयल, और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को छोड़कर अन्य अल्कोहल से बना है वो कहलाएगा वैक्स। अब यहां पर आप देख रहे हैं, इनसे भी बांट दिया गया है। तो बेसिकली फैट एंड ऑयल 2 वर्ड है, फैट अलग, वसा, ऑयल यानी तेल। तो दोनों एक जैसे नहीं है, टाइप जरूर है, पर दिखने में ही फैट सॉलिड होता है, ऑयल लिक्विड होता है, साथ साथ रख रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो यहां पर इनको बांटा गया है इनमें मौजूद कार्बन के आधार पर, फैटी एसिड में मौजूद कार्बन के आधार पर। अच्छा, एक और बात जो छूट रही है, फैट एंड ऑयल को केमिस्ट्री में ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। आपने देखा होगा फूड प्रोडक्ट में ये बातें लिखी होती, बहुत सारे खाने पीने के सामानों पे ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। क्यों ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड का और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है। ठीक है। फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के 1 मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। फैट और ऑयल का दूसरा नाम, केमिकल नेम, ध्यान रखिएगा। और इसमें मौजूद कार्बन की संख्या और उसमें मौजूद सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर इसे 2 भागों में बांट दिया गया, फैटी एसिड के आधार पर। ठीक है, कि फैटी एसिड कैसा है उसके आधार पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त, असंतृप्त। तो संतृप्त किसे कहेंगे, सैचुरेटेड। ऐसा फैटी एसिड है मौजूद, ऐसा फैटी एसिड
जिसमें कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों तरफ कार्बन किससे जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण इसमें नया कॉम्बिनेशन बनाने की क्षमता नहीं होती, ये अपने आप में कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो एवं जिसमें कार्बन की संख्या 8 से अधिक हो और जो रूम टेम्परेचर पर सामान्यतः सॉलिड हो, उसे हम कहते हैं फैट। ठीक है, ध्यान रखना, सैचुरेटेड किसको कहेंगे? जिसमें कार्बन सभी तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, वो हो गया सैचुरेटेड। पर सैचुरेटेड में भी अगर कार्बन की संख्या 8 से अधिक है और रूम टेम्परेचर पर अगर वो सॉलिड है तो वो कहलाएगा फैट। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड, ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन में कहीं पर एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, जिसके कारण इसमें कोई नया कॉम्बिनेशन बनाने की क्षमता हो, ये अपने बॉन्ड को हटाकर एक नया कॉम्बिनेशन बना सकता हो, तो ऐसे फैटी एसिड को कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है और उसमें कार्बन की संख्या 8 से कम है और वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तरल है, तो उसे हम कहेंगे ऑयल। ध्यान रखना, फैट और ऑयल का डिफरेंस आप यहीं से कर सकते हैं। फैट तब कहलाएगा जब फैटी एसिड सैचुरेटेड हो, कार्बन की संख्या 8 से अधिक हो और रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो, तो वो कहलाएगा फैट, वसा। जबकि फैटी एसिड कैसा हो? अनसैचुरेटेड हो, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, कार्बन की संख्या 8 से कम हो और रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड हो, तरल हो, तो वो कहलाएगा ऑयल। ठीक है, वैक्स तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कंजुगेटेड लिपिड की। कंजुगेटेड, तो जब सिंपल लिपिड के साथ कोई भी मिनरल्स या कंपाउंड जुड़ जाए, कोई भी मिनरल या कंपाउंड, सल्फर जुड़ जाए, है ना, तो सल्फोलिपिड हो गया, फास्फोरस जुड़ जाए, फास्फोलिपिड हो गया, प्रोटीन जुड़ जाए, लिपोप्रोटीन हो गया, ग्लूकोज जुड़ जाए, ग्लाइकोलिपिड हो गया। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जब सिंपल लिपिड के साथ जुड़ जाता है तो वो बन जाता है कंजुगेटेड लिपिड। बहुत आसान है, कंजुगेटेड लिपिड। और जब दो से अधिक सिंपल या कंजुगेटेड लिपिड आपस में जुड़ते हैं ईस्टर बॉन्ड के द्वारा, और जब भी जुड़ेंगे ध्यान रखिएगा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब दो से अधिक सिंपल या कंजुगेटेड लिपिड आपस में ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और प्रत्येक बॉन्ड के निर्माण के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल H2O बाहर निकलता है, तो इससे बने कॉम्प्लेक्स लिपिड को डिराइव्ड लिपिड कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल, कार्टिसोल, ठीक है, स्टेरॉयड इत्यादि डिराइव्ड लिपिड है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और नेचर में इनका काफी उपयोग है। कोलेस्ट्रॉल सुरक्षा देने के काम में भी आता है, आपने पढ़ा होगा, लाइसोसोम में इसका उपयोग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्टेरॉयड का निर्माण हार्मोन के लिए होता है और ये नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए भी, न्यूरॉन्स के सुरक्षा आवरण के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। तो ये सिंपल सा था लिपिड का टॉपिक जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नोट्स में है, मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं एंजाइम की। तो एंजाइम बहुत सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से पढ़े जो नोट्स दिया गया है तो मुझे लगा था कि इतना सिंपल है जो समझ में आ जाना चाहिए। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन में भी कल एंजाइम्स की बात हुई थी। तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन से बना एक कंपाउंड है, प्रोटीनियस कंपाउंड है। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ कंपाउंड है जो सभी तरह के केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है और केमिकल रिएक्शन में भाग लेकर ये रिएक्शन की गति को बढ़ा देती है ताकि हमें उस रिएक्शन से प्रोडक्ट जल्द से जल्द मिल सके। यानी एंजाइम इज ए प्रोटीनियस कैटालिस्ट, प्रोटीन से बना हुआ उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक जो प्रेरित करता है ताकि रिएक्शन तेजी से हो, हमें प्रोडक्ट जल्दी से मिल सके, यानी जो काम घंटों में होना था वो मिनटों में हो जाए। तो एंजाइम एक प्रोटीनियस कैटालिस्ट है जो सभी तरह के केमिकल रिएक्शन में भाग लेकर रिएक्शन की गति को बढ़ा देती है, साथ ही साथ रिएक्शन में लगने वाली ऊर्जा की आवश्यकता को, कोई रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को भी कम कर देती है। यानी अब काम तेजी से भी हो रहा है और ऊर्जा की आवश्यकता भी कम हो रही है, कम एनर्जी लगाकर काम बेहतर हो रहा है। तो फिर से सुनिएगा, एंजाइम इज अ proteinaceous catalyst which involve in all chemical reaction and increase the rate of reaction and also
डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर रिएक्शंस। ठीक है, तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन से बना हुआ उत्प्रेरक है जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेकर प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा देती है एवं प्रतिक्रिया में लगने वाली ऊर्जा की आवश्यकता को भी काफी कम कर देती है। तो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और एंजाइम का निर्माण मुख्य रूप से हमारी कोशिका के गोल्गी बॉडी में होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मुख्य रूप से गोल्गी बॉडी में बनता है, पर थोड़ी बहुत मात्रा में इसका निर्माण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है। एंजाइम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट हैं बर्जीलियस और ये टर्म देने वाले थे कोहन। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एंजाइम्स के कई प्रॉपर्टीज थे। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं कि एंजाइम बहुत थोड़ी मात्रा में काम करती है और हर एंजाइम एक खास रिएक्शन में ही भाग लेती है। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम कोई भी रिएक्शन में चले जाए। हर एंजाइम एक खास केमिकल सब्सटेंस के साथ, सब्सट्रैक्ट कहते हैं उसे, रिएक्टेंट कहते हैं, प्रतिकारक कहते हैं, एक खास प्रतिकारक के साथ ही प्रतिक्रिया करती है या एक खास रिएक्शन में ही भाग लेती है। ठीक है, थोड़ी अमाउंट में। और एंजाइम की एक्टिविटी, उसकी कार्य क्षमता, उसकी मात्रा, रिएक्टेंट, पीएच वैल्यू इत्यादि पर निर्भर करती है। जैसा कि कल हम लोग डाइजेशन में देख रहे थे कि गैस्ट्रिक जूस से निकल रहा पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है, जबकि ड्यूडेनम में काम एमाइलेज जो है वो बेसिक मीडियम में काम करता है। तो हर एंजाइम अलग अलग माध्यम में, कोई अम्लीय तो कोई क्षारीय तो कोई न्यूट्रल मीडियम में काम करते हैं। तो हर एंजाइम एक खास माध्यम में, खास मात्रा में, खास तापमान पर कार्य करती है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें, जो मेडिकल में कई बार आया हुआ है, वैसे एंजाइम जो जिस सेल के अंदर बने हैं उसी सेल के अंदर वो काम कर रहे हो, उपयोग में आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडो एंजाइम। जिस सेल में बने उसी सेल के अंदर काम कर रहे हैं, इंडो एंजाइम। लेकिन वैसे एंजाइम जो जिस सेल में बन रहे हैं उससे बाहर निकलकर काम करते हो, दूसरी अंगों में, दूसरी कोशिका में पहुंचकर काम करते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सो एंजाइम। यानी जिस सेल में बने उसके अंदर नहीं, उससे निकलकर बाहर काम कर रहे हैं तो कहलाएंगे एक्सो एंजाइम। ठीक है, उसी सेल के अंदर इंडो एंजाइम, उस सेल से बाहर निकलकर काम करे एक्सो एंजाइम। एंजाइम जिस रूप में बने हैं उसी रूप में काम करें, चाहे सेल के अंदर या सेल के बाहर, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव एंजाइम या जाइमेज। जिस रूप में बने उसी रूप में अगर वो क्रियाशील हो, कार्य कर सकते हो, तो कहलाएंगे जाइमेज। लेकिन यदि एंजाइम जिस रूप में बने उस रूप में काम नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि उसे आकर कोई एक्टिव ना बना दे, तो उसे हम कहते हैं इनएक्टिव एंजाइम, निष्क्रिय एंजाइम या जाइमोजेन या प्री एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जिस रूप में बने उस रूप में काम नहीं कर रहे तब तक जब तक कि कोई और आकर उसे एक्टिव ना कर दे, तो उसे कहते हैं जाइमोजेन। जाइमोजेन या इनएक्टिव एंजाइम, निष्क्रिय एंजाइम, प्री एंजाइम। और वैसे फैक्टर जो निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बना देते हैं उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, मैंने शुरुआत में बताया कि एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, पर कोफैक्टर जरूरी नहीं है कि प्रोटीन से ही बने हो। तो यदि एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीन से बना है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, और यदि एंजाइम में कोई भाग है जिसमें प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीनियस है, उसे हम कोफैक्टर या उसे एक्टिवेटर कहते हैं। ठीक है, और प्रोटीनियस भाग एपो एंजाइम और कोफैक्टर को मिलाकर होलोजाइम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो होलोजाइम ये पूछा गया है, प्रोटीनियस भाग को एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीनियस भाग को कोफैक्टर कहते हैं। अब आगे बढ़ें तो ध्यान रखना है, बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक जैसा काम करते हैं। जैसे कल पेप्सिन और रेनिन की बात हो रही थी, दोनों प्रोटीन को तोड़ रहे हैं, है ना। तो एक जैसे काम करने वाले एंजाइम को, जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, उसे हम आइसो एंजाइम कहते हैं। आइसो का मतलब ही होता है सिमिलर, जिसका फंक्शन सिमिलर हो उसे हम आइसो एंजाइम कहते हैं। वैसे एंजाइम जो दूसरे एंजाइम के काम को रोक देते हैं, दूसरे एंजाइम को काम करने नहीं देते हैं, उन्हें हम एंटी एंजाइम कहते हैं। वैसे एंजाइम जो लिक्विड को सॉलिड में बदल देते हैं, तरल पदार्थ को जमा देते हैं, उसे कोगुलेटिंग एंजाइम कहते हैं। जमा देने वाला, ब्लड के क्लॉटिंग मैकेनिज्म इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कोगुलेटिंग एंजाइम कहा जाता है। तो ऐसे कई एंजाइम्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें नोट्स में है, इनफैक्ट एक बार आप नोट्स भी पढ़ें तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें आगे, तो एंजाइम्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो एंजाइम का नाम स्टूडेंट्स रटना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सिंपल सा तरीका है कि एंजाइम जिस रिएक्शन में भाग ले रहा है,
जिसके साथ रिएक्शन में भाग ले रहा है, अगर उसके साथ ASE यानी एज वर्ड जोड़ दिया जाए, कौन सा वर्ड, ASE जोड़ दें, किसके साथ, तो जिस भी रिएक्शन के साथ भाग ले रहा है, जिसके साथ रिएक्शन में भाग ले रहा है उसके साथ हम लोग कौन सा वर्ड जोड़ दें, एज, तो बन गया एंजाइम का नाम। जैसे प्रोटीन के साथ रिएक्टेंट कर रहा है ना, प्रोटीन के साथ रिएक्शन में भाग ले रहा है प्रोटीएज, लिपिड के साथ भाग ले रहा है लाइपेज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भाग ले रहा है ऑक्सीडेज, रिडक्शन डिवीजन में भाग ले रहा है रिडक्टेज, आइसोमर बना रहा है आइसोमरेज। तो बेसिकली एज शब्द जोड़ देना है, बन गया एंजाइम का नाम, रटना नहीं है। दूसरी बात, वैसे एंजाइम जो तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ते हैं, तो वहां पर एज नहीं लिख के वहां पर लाइटिक, जिसको तोड़ रहा है, जिसको तोड़ रहा है उसके साथ लाइटिक जोड़ देना है। जैसे प्रोटीन को तोड़ रहा है प्रोटियोलाइटिक, वाटर को तोड़ रहा है हाइड्रोलाइटिक, तोड़ रहा है तो लाइटिक सब जोड़ देना है। तो अधिकांश एंजाइम का नाम यही दो तरीका है, एज जोड़ दें या लाइटिक जोड़ दें। तोड़ने वाले के साथ ही लाइटिक जुड़ेगा, ठीक है, सामान्य के साथ एज। और कुछ एंजाइम का नाम इंडिपेंडेंट रूप से लिखा जाता है, जिसका कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, आपको रटना पड़ेगा। जैसे एमाइलेज, टाइलीन, बात हो रही थी है ना कल भी, पेप्सिन, रेनिन, ये रटना पड़ेगा, पर ऐसे बहुत कम है। मैक्सिमम का नाम इन्हीं दो तरीकों से लिखा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना एंजाइम काम कैसे करता है, तो इसके लिए हम लोग समझेंगे एंजाइम कैसे काम करता है। तो एंजाइम की क्रियाविधि को समझना भी जरूरी है। तो ध्यान रखना है, एंजाइम क्या करता है कि किसी भी सबस्ट्रैक्ट यानी रिएक्टेंट के साथ, सबस्ट्रैक्ट के साथ जुड़ता है, सबस्ट्रैक्ट के साथ जुड़ता है और बना लेता है एंजाइम सबस्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स बनाने से, एंजाइम के द्वारा जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इससे सबस्ट्रैक्ट यानी रिएक्टेंट को सुविधा मिलती है, वो तेजी से रिएक्शन करते हैं और बना लेते हैं प्रोडक्ट। और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम अपनी पुरानी अवस्था में, पुरानी मात्रा में, बिना किसी परिवर्तन के रिएक्शन से बाहर निकल आती है। एंजाइम बिल्कुल वैसे ही काम करती है दोस्तों, जैसे आपने गौर किया होगा कि दो लोग लड़ रहे हैं, बहसबाजी हो रही है गर्माहट के साथ, एकदम लग रहा है कि अब लड़ाई शुरू हो जाएगा। ऐसे में कोई एक तीसरा आदमी आता है, कुछ बोल देता है, और बस उनके बीच की फाइट बहुत तेज हो जाती है और वो आदमी बोल करके धीरे से निकल जाता है। यही बोलने और निकलने वाला एंजाइम है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, दो लोगों की लड़ाई की गति को बढ़ा दे रहा है ताकि प्रोडक्ट रिएक्शन का जल्दी से मिल जाए, और वो धीरे से निकल जाता है। यानी उसको इस लड़ाई से कुछ मिला नहीं, ना ही उसने लड़ाई में कुछ दिया ना कुछ किया, धीरे से निकल गया। तो एंजाइम यही है। आप सब ने कभी ना कभी ये काम किया होगा, उत्प्रेरक का, उत्प्रेरित करता है, बढ़ा देता है। तो एंजाइम रिएक्शन में भाग जरूर लेता है, पर ये रिएक्शन के दौरान ना तो एनर्जी देता है ना रिएक्शन से एनर्जी लेता है। और रिएक्शन खत्म होने के बाद बिना किसी परिवर्तन के, जितनी मात्रा में आया था, जिस अनुपात में आया था, जिस रूप में आया था, उतनी ही मात्रा, उसी अनुपात में, उसी रूप में एंजाइम रिएक्शन से बाहर निकल आती है। तो ये सिर्फ उत्प्रेरक का काम करती है, प्रोडक्ट तो इसी को आपस में रिएक्शन करके बनाना है। लेकिन जब भी होगा तो पहले एंजाइम और सब्सट्रैक्ट आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसके बाद यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, और जैसे ही प्रोडक्ट बना, एंजाइम जैसा था वैसा ही बाहर निकल आता है। तो ये है एंजाइम के काम करने का तरीका, जिसके लिए दो थ्योरी दी गई थी, लॉक एंड की थ्योरी और दूसरा इंड्यूस फिट थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी जो दिया गया था इमेल फिशर के द्वारा, जिसमें इमेल फिशर ने कहा था कि जिस तरह से हर एक ताले के लिए एक खास चाबी होती है, एक ताले के लिए एक चाबी, उसी से वो खुलता है, वैसे ही एक एंजाइम किसी एक रिएक्टेंट के साथ, एक सब्सट्रैक्ट के साथ ही जुड़ सकता है, किसी दूसरे के साथ वो नहीं जुड़ सकता है। हर एक एंजाइम एक खास रिएक्शन में एक खास रिएक्टेंट या सब्सट्रैक्ट के साथ जुड़ करके एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिससे प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इंड्यूस फिट थ्योरी क्या कहती है कि एंजाइम जो है किसी खास सब्सट्रैक्ट से जुड़ने के लिए अपने रूप में परिवर्तन ला सकती है, ताकि वो एक खास सब्सट्रैक्ट के साथ जुड़कर एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सके, यानी एंजाइम में परिवर्तन संभव है। यह कहता है इंड्यूस फिट थ्योरी। जबकि लॉक एंड की थ्योरी बिल्कुल वही बात, एक ताला के लिए एक चाबी, वैसे ही एक एंजाइम एक खास सब्सट्रैक्ट के साथ ही जुड़ेगा, एंजाइम में परिवर्तन नहीं हो सकता है। दोनों थ्योरी सही है और अलग अलग एंजाइम पर दोनों बातें लागू होती हैं, जो मैंने ग्राफ के तौर पर भी आप लोगों को भेजा हुआ है। तो एक बार वीडियो देखने के साथ साथ देखने
के बाद इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पहले लिपिड फिर एंजाइम। आई होप सो समझ में आ जाना चाहिए। और डाइजेशन का नोट्स आज गया था, कल भी जाएगा, और उसके बाद हम लोग संभवतः कल के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।